वेलकम टू टारगेट राजस्थान। टारगेट राजस्थान के इस नए वीडियो में मैं आपका दोस्त अमन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चौहान वंश। इससे पहले हम मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ और मेवाड़ के वंश के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। तो इसकी जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आप राजस्थान इतिहास के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इन तीनों की वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे कला संस्कृति के कुछ टॉपिक हो रखे हैं और लगभग 3 से 4 टॉपिक बाकी रह गए दोस्तों। ठीक है, 4-5 टॉपिक बाकी रह गए। वो कवर होने के बाद में आपकी कला संस्कृति पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, वीडियो को जब शुरू करते हो, अगर आपने ठान ही रखा है कि आपको वो चीज़ करनी है तो वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर लगभग ना थोड़ी देर चलाने के बाद में क्या है, उस वीडियो को बंद कर देते हैं, फिर कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं या फनी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप थोड़ी देर ठीक है 40-45 मिनट बैठ कर एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते दोस्तों। तो आप क्या एग्जाम के अंदर बैठ के क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत करिए दोस्तों और अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करिए दोस्तों। हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों और वीडियो को पूरा देखा करो। किसी चीज़ को अपन पाते हैं दोस्तों तो वो पढ़ना चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आसानी से कोई चीज़ मिलती तो हर हर इंसान के पास में वो चीज़ होती है। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ती, तब करना पड़ता है दोस्तों। एक जगह टिकना बहुत इंसान को मुश्किल होता है। मेरा कोई भला नहीं होने वाला दोस्तों। मेरा तो काम है वीडियो डालना। एक शिक्षक के रूप में मैं अपनी वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि आप उस चीज़ को पढ़ें, उस चीज़ से जो भी अच्छी चीज़ मिल रही है। ठीक है, मेरे बताए गए प्रत्येक लाइन में दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मेरा ये मकसद यही है दोस्तों कि मेरी वीडियोस के द्वारा आप लोग क्या करें, गवर्नमेंट जॉब लगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आने वाली जितनी भी राजस्थान की वैकेंसी है उस वैकेंसी में आप अपनी सीट बुक कर सकें। ठीक है, अपनी सीट रिजर्व कर सकें। तो हम खूब मेहनत करिए दोस्तों, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चौहान वंश। दोस्तों, चौहानों के वंश के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो चौहानों का जो आदि पुरुष है वो है वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान जी क्या है, चौहानों के आदि वंश थे। ठीक है, मैं नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करते रहिए और जब भी मेरी वीडियो आए तो उस समय क्या है, अपनी एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए। मेरे बताए गए कोई भी वर्ड्स अगर इस नोट्स में उपलब्ध नहीं है तो वो भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, एक समय बाद में आपके पास में बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि आपको उससे बाहर कहीं और पढ़ना पड़े। ठीक है, चौहानों का आदि पुरुष दोस्तों वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में क्या है, इन्होंने क्या है चौहान वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। याद रखना दोस्तों। ठीक है, जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या है, सांबर झील का जो निर्माता है वो वासुदेव चौहान को माना गया है। ठीक है, हालांकि वो क्रेटर प्रकार की झील है। ठीक है, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है, चौहानों का पारंपरिक प्रदेश जांगल प्रदेश था। ठीक है, जो चौहानों का जो पारंपरिक प्रदेश था, तो जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले राज किया था वो क्या जांगल प्रदेश कहते हैं उसको। जांगल प्रदेश यानी जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, जो नागौर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, और पारंपरिक जो राजधानी थी दोस्तों वो अहित छतरपुर थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो अहित छतरपुर। अहित छतरपुर क्या है दोस्तों, ये नागौर का प्राचीन नाम है। बीकानेर का प्राचीन नाम चांगल प्रदेश। ठीक है, जबकि नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अहित छतरपुर। अहित छतरपुर किसकी राजधानी रही है? चौहानों की राजधानी रही है, जबकि पारंपरिक जो राज्य क्षेत्र था वो जांगल प्रदेश था। ठीक है, जांगल प्रदेश के बाद में इनका प्रमुख केंद्र सांबर के आसपास का रहा था। सांबर मतलब जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, तो क्या वो क्या है, इनके आसपास का क्षेत्र इनके प्रमुख केंद्र में रहा था। इसलिए सांबर के जो चौहान है दोस्तों, जो सांबर के आसपास के पास में रहने के कारण क्या है दोस्तों, जो चौहानों का जो पारंपरिक केंद्र तो जांगल प्रदेश था, मगर बाद में क्या इन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो सांबर के आसपास तक कर लिया था। ठीक है, तो इसी कारण से सांबर के चौहानों को सांबर के चौहान या साकंबरी या सापल दक्क के चौहान भी कहा जाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों? अब देखते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहले चलते हैं अग्निवंशीय सिद्धांत या अग्निकुंडी सिद्धांत। ठीक है, अग्निकुंड का सिद्धांत दोस्तों। सबसे पहले देखिए, मेणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्र बधाई। ठीक है, ये इस क्या बोलते हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक है। ठीक है,
कि इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने मतलब इसको मानने वाले, इसको समर्थन देने वाले कौन है दोस्तों? मेहनत नैन सिंह जो दशम सिंह के दरबारी कवि थे, मैं और सूर्यमल मिश्रण और चंद्रपदाई। ठीक है, ये सिद्धांत चंद्रपदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा था। लगा लेना स्टार्ट दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी प्रमुख पुस्तक है? चंद्रपदाई की। जबकि पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है? वो जयानक भट्ट की है। ठीक है, याद रखना। तो ये सिद्धांत चंद्रपदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया था। ठीक है, इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने क्या है दोस्तों, माउंट आबू के ऋषि वशिष्ठ नाम से एक पर्सन थे दोस्तों। ठीक है, जो ऋषि थे उन्होंने क्या है माउंट आबू के ऊपर क्या है एक यज्ञ किया था दोस्तों। उस यज्ञ के अंदर उन्होंने 4 जातियां उत्पन्न की थी। अब देखना मेरे साथ में दोहराएगा। ठीक है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान ये कर्म था दोस्तों। ठीक है, ये कर्म पूछा जाता है दोस्तों के ना, जो अग्निवंशी सिद्धांत के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने जो 4 जातियां उत्पन्न की थी, वो 4 जातियों का कर्म लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। फिर चलिए आगे। मेहनत नैन सिंह तथा सूर्यमल मिशन भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आगे यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ। फिर देखते हैं आगे विदेशी दोस्तों। क्या है कि कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक, विलियम स्मिथ। ठीक है, ये विलियम स्मिथ अपने हॉलीवुड वाले नहीं है। ठीक है, और वी स्मिथ बोलते हैं इनको। ठीक है, वी स्मिथ बोलते हैं। और इन्होंने क्या है इनको शक तथा शीशन की संतान माना। इनको बोला कि आप क्या विदेशी, चौहानों को विदेशी के रूप में समझाया। ठीक है, फिर आते हैं ब्राह्मण वंशी दोस्तों। देखिए ब्राह्मण वंशी भी देख लीजिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा, आप खुद देखिए दोस्तों, दशरथ शर्मा। आप चाहो तो उनको क्या है दोस्तों, किसी चीज़ को आप याद करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उनको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिए दोस्तों। ठीक है, अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों, तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा सिद्धांतों वैसे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, अर्ली चौहान डायनेस्टी इनकी किताब थी दोस्तों। दशरथ शर्मा जी की, उसमें क्या है इन्होंने ब्राह्मण वंश से इनको माना है। गोपीनाथ शर्मा है, तो इन सब ने क्या है इनको ब्राह्मण वंश से माना, चौहान को। ठीक है, ब्राह्मण वंश से बिलोंग करते हैं। फिर चलते हैं सूर्यवंशी सिद्धांत। अब सूर्यवंशी सिद्धांत क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय किसकी थी? जयानक भट्ट की थी ना, मैंने अभी ऊपर बता चुका हूँ आपको। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रपदाई की है, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की किताब थी। जो हमीर महाकाव्य जयचंद सूर्य की किताब है। हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो किसकी? जोधरा सारंगदार की। ठीक है, और सृजन चरित्र डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। ठीक है, ये सब क्या है इस संप्रदाय के इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। ठीक है, ये सब इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों कि वो कुछ सिद्धांत है जिसमें कि ना चौहानों के बारे में बताया गया कि चौहान या तो अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पन्न हुए, सूर्यवंशी माना गया, कोई विदेशी की संतान मानते हैं, कोई ब्राह्मण वंशी मानते हैं। ठीक है, अलग अलग इनके मत है। ठीक है, चंद्रवंशी मत। अब देखिए चंद्रवंशी मत क्या है दोस्तों। अचलेश्वर महादेव मंदिर का है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर का वहाँ पे एक लेक है दोस्तों। ठीक है, इसको बोलते हैं हास्य अभिलेख। ठीक है, और हरियाणा के आसपास में, हरियाणा के पास में क्या है हास्य अभिलेख है, उसमें क्या है आपको चंद्रवंशी मत के बारे में ये सिद्धांत मिलेगा। एक तो अचलेश्वर महादेव मंदिर में भी ये लेख मिलेगा, और एक हरियाणा में भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 2 जगह मिलता है जहाँ पे क्या है जो चौहानों को क्या है चंद्रवंशी बना गया है। ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है और याद रखना दोस्तों, स्टार लगाना, सूर्यवंशी के ऊपर भी स्टार लगा लेना। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख दोस्तों 1170 में क्या है बिजोलिया शिलालेख ये लिखा गया था। ठीक है, ये क्या है, ये लेख बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर में क्या है वहाँ पे बिजोलिया का भीलवाड़ा में। ठीक है, वहाँ पे क्या है आपको पार्श्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, और इस लेख में आपको क्या बिजोलिया शिलालेख के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जो लेख था दोस्तों, ये लोलाक नाम से जो पर्सन थे उन्होंने क्या खुदवाया था, और इसके जो रचयिता है वो दोस्तों गुणभद्र है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों क्या है कि लोलाक नाम के व्यक्ति ने इसको खुदवाया था, और इसके रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख में दोस्तों बिजोलिया को उत्तमेदी कहा जाता है। ठीक है, उत्तमेदी कहा जाता है। इस लेख में राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम देखने को मिलेंगे आपको, कि जो बिजोलिया शिलालेख है, इस लेख में क्या है आपको राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम देखने को मिलेंगे। जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे, आई छतरपुर नागौर को कहते थे। ठीक है, और इस प्रकार से क्या है आपको प्राचीन नाम देखने को मिल जाएंगे। इसी अभिलेख में गौर करना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कि इसी अभिलेख में
वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है चौहानों को। ठीक है, इसी अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों। इसी लेख में सांबर झील का जो निर्माता है वो वासुदेव चौहान को कहा गया है। याद रखना दोस्तों, दोनों में स्टार लगा लेना। ठीक है, मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में और प्रत्येक लाइन के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसके बारे में आपको वैसे ही बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन इनसे बाहर कहीं नहीं जाने वाले। बस आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि ना आप क्या मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इंसान दोस्तों अपने आप से क्या बोलते हैं, सबको धोखा दे सकता है। ठीक है, सबको धोखा दे सकता है, सबसे झूठ बोल सकता है, मगर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता दोस्तों। ठीक है, तो अपनी अगर लाइफ को सोना बोलते हैं ना कि संवारना काम करना, अगर आप एक बिगिनर पर्सन है तो अपना जो समय है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में दीजिए दोस्तों। ठीक है, और हाँ मस्ती भी ज़रूरी है दोस्तों, मस्ती भी बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, अपने सपनों को भी साकार करने के लिए क्या है, अपना समय निकालिए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा काम तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में वीडियोस वगैरह डालना, आप लोगों को समझाना पढ़ाना है दोस्तों। मगर क्या है, अगर जब तक आप अपने अंदर से नहीं ठानेंगे दोस्तों, ठीक है, जब तक आप अपने अंदर से पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक क्या है वो चीज़ हमारे लिए बेकार है उस चीज़ के लिए। ठीक है, हमारा तो काम क्या है, क्लास लेकर रवाना हो जाना, उसके बाद में क्या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, खूब मेहनत करो। बिजुले शिलालेख हो गया, पार्श्वनाथ मंदिर के पास में पढ़ के दिखा दिया मैंने कि लेख गुणबद्ध थे। इसके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उत्पत्ति के स्थल देखिए, सपालदेश जो सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, ये चौहानों का आसपास का क्षेत्र माना जाता है इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत में। राजधानी यही क्षेत्रपुर नागौर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और, अजमेर के जो चौहान थे दोस्तों, अजमेर के जो चौहान थे उसमें गूक नाम से एक पर्सन थे, संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ये प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड के सामंत थे दोस्तों। गुवुक, ठीक है, गुवुक, तो गूक नाम से एक ना संस्थापक थे दोस्तों अजमेर के चौहानों में। ये प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। ठीक है, नागभट्ट सेकंड के क्या है, सामंतों के अंदर कार्य करते थे। ठीक है, इन्होंने प्रतिहारों से अपनी अधीनता माननी बंद कर दी थी। बाद में क्या इन्होंने नागभट्ट सेकंड की और ना सामंत थे, उसके बाद में क्या इन्होंने प्रतिहारों की क्या है अधीनता स्वीकार करना बंद कर दिया। ठीक है, और अपना क्या है स्वतंत्र अस्तित्व रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार गुवुक चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। आया कुछ समझ में दोस्तों कि क्या है, वासुदेव चौहान तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। आदि पुरुष जिनको कहा जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम गुवुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, वासुदेव चौहान तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, ये 551 में क्या है चौहानों की नींव रखी थी। अब गूक देख रहे हैं। ठीक है, गौर करना अच्छे से कि चौहानों के गूक संस्थापक माने जाते हैं और वो क्या है कि नागभट्ट सेकंड के अधीन में काम करते थे, सामंत के रूप में। ठीक है, मंत्री के रूप में काम करते थे। बाद में इन्होंने क्या है प्रतिहारों की अधीनता को स्वीकार करना बंद कर दिया और क्या है चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इन्होंने ही सीकर में हर्षनाथ व भैरव का मंदिर बनवाया था। याद रखना, इन्होंने सीकर में क्या है हर्षनाथ व भैरव का मंदिर बनवाया था। आया कुछ समझ में दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों आगे, चंदन राज। दोस्तों चंदन राज से तो कई ज़्यादा इनकी पत्नी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चंदन राज जी के बारे में देखिए कि इनकी पत्नी थी दोस्तों रुद्राणी नाम से। ठीक है, इनकी पत्नी थी रुद्राणी नाम से दोस्तों। वो रुद्राणी क्या है दोस्तों, यौगिक क्रिया में बहुत ज़्यादा निपुण थी। ठीक है, यौगिक क्रियाओं में निपुण थी और हर रोज क्या पुष्कर झील है ना अपने अजमेर के पास में, तो उस झील में दोस्तों 1000 दीपक जलाया करती थी। 1000 दीपक क्या है उस झील के अंदर जलाया करती थी यौगिक क्रिया वगैरह करने के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौहानों की ना चौहान वंश में रुद्राणी किसकी पत्नी थी। ठीक है, तो चंदन राज थी। ठीक है, चंदन राज की पत्नी थी। देखिए चंदन राज, रानी आत्मप्रभा। दोस्तों आत्मप्रभा भी इन्हीं का दूसरा नाम है रुद्राणी का। ठीक है, याद रखना, आत्मप्रभा और रुद्राणी दोनों एक ही है। पुष्कर झील में भगवान शिव की पूजा क्या करती थी, यौगिक क्रिया में निपुण थी और 1000 दीपक दोस्तों 1000 दीपक क्या है डेली पुष्कर झील में क्या है जलाती थी। आया कुछ समझ में दोस्तों। आगे चलिए, फिर देखिए दोस्तों विग्रहराज सेकंड देखते हैं। सबसे पहले हम अपन क्या है अजय राज बाद में देखेंगे, उससे पहले विग्रहराज आए थे। ठीक है, विग्रहराज सेकंड दोस्तों चौहान वंश के पारंपरिक शासकों में सबसे प्रतापी सिंहराज थे। ठीक है, और उन्हीं के पुत्र थे विग्रहराज सेकंड। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं मुझे वो सब बताना आपको जरूरी है। इस कारण से क्या है कि मेरे को छोड़ना कुछ नहीं दोस्तों, पर बताऊंगा तो मैं आपको सब कुछ। ठीक है, इस कारण से क्या है कि ना
और ज़्यादा तो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था दोस्तों कि पढ़ तो सभी रहे दोस्तों, मगर पढ़ने के साथ में ये है कि किसके अकॉर्डिंग चलना है, किस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो चौहान वंश के पारंपरिक शासकों में सबसे प्रतापी सिंहराज थे। इनके पुत्र विग्रहराज सेकंड 965 ईस्वी में सापाल दक्ष का शासक बने थे। ठीक है, सापाल दक्ष के क्या शासक बने थे। सापाल दक्ष समझ में आ गया ना, चौहान सांबर के आसपास का क्षेत्र। इन्होंने क्या है दोस्तों कि इन्होंने अहिल पाटल गुजरात में चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हरा के उसे कर देने से मजबूर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या है ये विग्रहराज सेकंड ने, विग्रहराज फोर्थ भी आएगा दोस्तों, याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज मत होना, वो विग्रहराज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे। ठीक है, तो चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हरा के इन्होंने क्या है कर देने को मजबूर किया था। तथा बड़ोच गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। याद रखना दोस्तों कि चौहानों की कुल देवी कौन है, तो आशापुरा माता है। ठीक है, याद रखना किन्होंने मंदिर बनाया था, विग्रहराज सेकंड ने बनाया था। इतना समझ में आया दोस्तों विग्रहराज सेकंड के बारे में। अब चलते हैं अजय राज के ऊपर। अब अजय राज का शासनकाल देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको शासनकाल की जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इनका जो शासनकाल था वो 1105 से 1133 था। 1105 से 1133 था। इन्होंने 1113 के अंदर, ठीक है, 1113 में 111 आगे 3 लगा देना, तीनों को क्या होता है 111 मतलब 3 हो गए ना, तो 1113। ठीक है, मतलब 1113 में दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप जैसे राजस्थान में दोस्तों, तो राजस्थान के बारे में क्या है दोस्तों कि ना, अगर आपको राजस्थान के बारे में ये जानकारी जरूर होना जरूरी है। जैसे अजमेर की स्थापना की, तो अजमेर की स्थापना किन्होंने की थी दोस्तों। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि ना बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, कि इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, और मैं रियल में मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान में जन्मा हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं राजपूताना की इस सेना राज्य में मेरा जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अजय राज के बारे में 1105 से 1133 इनका शासनकाल था। 1113 के अंदर इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, अजमेर दुर्ग का निर्माण इन्होंने कराया था। अजमेर दुर्ग है ना, तुम लोग जो अजमेर का दुर्ग देखने के लिए जाते हो, तो अजमेर दुर्ग की स्थापना भी अजय राज ने की थी, और अजमेर की स्थापना भी इन्होंने की थी, याद रखना। इसने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। इन्होंने क्या है चांदी के सिक्के भी चलाए थे दोस्तों, श्री अजय देव नाम से। ठीक है, और जिसमें एक तरफ इनकी पत्नी सोमलेखा का नाम अंकित देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनकी पत्नी सोमलेखा का जो नाम है वो भी सिक्के पे ऊपर मिलेगा, और चांदी के सिक्के थे। ठीक है, याद रखना। तो अजय राज जी समझ में आए दोस्तों। देखिए इसमें 1113 में अजमेर की स्थापना करते तथा यहाँ पे एक किले का निर्माण कराते हैं जिसका नाम अजय मेरुगढ़ रखा होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जब मेवाड़ के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की जो रानी थी ताराबाई, वो तारागढ़, वो क्या है अजमेर चली जाती है। ठीक है, अजमेर पे चले जाने के बाद में उसका नाम तारागढ़ रख दिया जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों। इसके अलावा मालदेव की पत्नी उमा देवी तारागढ़ गई थी, याद रखना। ठीक है, तो रूठी रानी जिसको बोलते, तो ये क्या है सामने आ गया था अजमेरगढ़ के। उसके बाद में मेरे दिमाग में वो क्लिक हो गया, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 1113 में अजमेर की स्थापना करते हैं तथा यहाँ पर किले का निर्माण करते हैं। अपनी रानी सोमलेखा के नाम से इन्होंने सिक्के चलवाए थे। अणुराज देखिए। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए कि इन्होंने जयानक भट्ट है ना, उन्होंने क्या है एक लेखक है दोस्तों। ठीक है, एक इतिहासकार है, और जयानक भट्ट ने जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है। ठीक है, उन्होंने इसके साम्राज्य की जो तुलना है दोस्तों स्वर्ग के इंद्रपुरी से की है। ठीक है, स्वर्ग के इंद्रपुरी से की है। अंत में दोस्तों ये अजय राज जी क्या है संन्यास लेके पूछकर चले जाते हैं। ठीक है, ये थे अजय राज जी। कंप्लीट हो गया अजय राज जी। जयानक भट्ट ने इनके साम्राज्य की तुलना स्वर्ग के इंद्रपुरी से की है। अंत में संन्यास लेके पूछकर चले जाते हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे। अर्णोराज देखिए 1133 से 1153। ठीक है, इन्होंने तुर्कों को सफल प्रतिरोध करके, इन्होंने तुर्की आक्रमण थे उसको सफल प्रतिरोध करके आना सागर झील का निर्माण कराया था। आना सागर झील था, वहाँ पे क्या है दोस्तों, उस स्थान पे खून मतलब ना जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में तुर्की जो रक्त की सफाई करने के लिए वहाँ पे खून वगैरह बहुत ज़्यादा बिखर गया था, तो उस रक्त की सफाई करने के लिए वहाँ पे आना सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तुर्की रक्त की सफाई हेतु बनाया था। ठीक है, याद रखिए। आबू के निकट दोस्तों, आबू के निकट चालुक्य शासक कुमारपाल को इन्होंने पराजित किया था। इन्होंने क्या है माउंट आबू के आसपास में चालुक्य शासक कुमारपाल जी को क्या है पराजित किया था दोस्तों। ठीक है,
और ये जो जानकारी दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया कि माउंट आबू के आसपास इन्होंने क्या है कुमारपाल को पराजित किया था, इसकी जो जानकारी दोस्तों वो प्रबंध चिंतामणि प्रबंध कोष से मिलती है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोष से मिलती है। अब ये प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोष के लेखक कौन है तो लिख लीजिए दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि की जो लेखक है वो मेरुतंग है। क्या है? मेरुतंग है। जबकि प्रबंध कोष के लेखक कौन है दोस्तों? राजशेखर सूरी है। प्रबंध कोष के लेखक कौन है? राजशेखर सूरी है। आया कुछ समझ में दोस्तों? इन्होंने पुष्कर में दोस्तों वरा मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने पुष्कर में दोस्तों किसका निर्माण कराया था? वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्होंने देव भीम तथा धर्म दोष और देव भीम नाम से 2 पर्सन विद्वान थे दोस्तों, वो इनके दरबारी विद्वान थे, याद रखना। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, मैं फालतू की चीज़ आपको बताऊंगा भी नहीं दोस्तों। ठीक है, फालतू की चीज़ बता के आपको क्यों ना मतलब आपके पद से विचलित करना दोस्तों। मेरा काम है दोस्तों आपको एक सही दिशा दिलाना। ठीक है, मेहनत करना आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सपने दिखाए दोस्तों, अगर मान लो कि मैंने आपको बताया है कि ना आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपने सपने देखे अपने लिए, अपने परिवार के लिए दोस्तों, आप ऐसा ही बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है, कोई ग्राम सेवक बनना चाहता है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। टीचर का काम है एक मार्गदर्शन करना और एक अच्छी गाइडिंग करना दोस्तों। ठीक है, कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस अपने साथ में रखिएगा दोस्तों और अपने टॉपिक को एंजॉय करिए करो दोस्तों। ठीक है, टॉपिक को एंजॉय करना सीखिए दोस्तों। तो पहले समझिएगा, टॉपिक को समझिए, उसके बाद में फिर लिखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक साथ कार्य कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर क्या है कि आप, मेरा मानना यह है कि पहले आप टॉपिक को समझिए, उसके बाद में लिखिए। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैंने ये चीज़ शुरू की थी। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण हो गया, आप पढ़ लेते इसके अंदर। अजमेर में इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया था तुर्की रक्त की सफाई हेतु। ठीक है, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है, अजमेर की स्थापना कर चुके हैं, याद रखना हम 113 के अंदर। विग्रहराज चतुर्थ, लगा लेना स्टार, कितनी बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। जैसे प्रत्येक जो वंश है उसके अंदर कोई ना कोई शासक इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट शासक बताए थे दोस्तों। तो उसी प्रकार से चौहानों में भी क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो विग्रहराज चतुर्थ से होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ पे स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली का तोमर के राजाओं को इन्होंने हराया। तो दोस्तों देखिए कि ना इन्होंने जो ना दिल्ली के आसपास, दिल्ली तक क्या है आक्रमण किया था। ठीक है, चौहानों का वे प्रथम शासक जिन्होंने दिल्ली तक क्या है आक्रमण किया था दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ थे, याद रखना। ठीक है, कि चौहानों के प्रथम शासक जिन्होंने दिल्ली का पुराना नाम है दोस्तों दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का था, वहाँ पे तोमर शासक वगैरह राज करते थे, उनको हराया था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, चौहानों के प्रथम शासक थे। इन्होंने दिल्ली शिवालिक स्तंभ भी लगाया था। इन्होंने क्या है दिल्ली शिवालिक स्तंभ भी लगाया था। इनका जो शासन काल है दोस्तों 1153 से 1163 है, 1153 से 63 था। ठीक है, दिल्ली का के तोमर राजाओं को इन्होंने हराया था। इसके अलावा देखिए इनके जो उपनाम देखिए, वो उपनाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके। पहला आता है बिसल देव। बिसल देव भी विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। विग्रहराज सेकंड अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो उपनाम देखिए बिसल देव। बिसल देव इन्हीं का नाम है। कवि बांधव, कवि बांधव, कवि बंधु, कवि बांधव, कवि बंधु, बिसल देव, कवि बांधव, कवि बंधु और बिसल देव इनके उपनाम थे। ठीक है, स्रोत देखिए दोस्तों कि इनकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो देखिए जानकारी के स्रोत ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ये इसके जो लेखक है वो सोमदेव है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? सोमदेव है। बिसल देव रासो नरपति नल्ला की किताब है। ठीक है, नरपति नल्ला की किताब है। हरिकेली नाटक दोस्तों, ये हरिकेली जो नाटक है दोस्तों वो इनका खुद का नाटक है। ठीक है, हरिकेली जो नाटक है उसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो बिसल देव खुद है, याद रखना। ठीक है, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की किताब है। पृथ्वीराज विजय किसकी किताब है? जयानक भट्ट की किताब है। और पृथ्वीराज रासो किसकी किताब है? तो चंद्र बदाई की किताब है। इसकी भी जानकारी है विग्रहराज चतुर्थ को मिलती है। और दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, ये सभी वो अभिलेख, सभी वो ग्रंथ और क्या है वो ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनसे क्या है आपको विग्रहराज चौहान, ये विग्रहराज या बिसलदेव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त मिल जाएगी। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ललित विग्रहराज सोमदेव की किताब, बिसलदेव रासो नरपति नल्ला की किताब, हरिकेली नाटक जो इनका खुद का नाटक था बिसलदेव जी का, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की किताब है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बदाई की किताब है। और दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। ठीक है, आया कुछ समझ में? अब देखिए दोस्तों,
बिसल देव जी ने दोस्तों दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार दोस्तों जो बिसल देव जी थे, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार ये बात बोली गई है कि जो बिसल देव थे यानी विक्रमादित्य चतुर्थ, इन्होंने हिमालय से लेकर विंध्याचल के भूभाग पर कर वसूला किया था। ठीक है, कर वसूल किया था दोस्तों हिमालय से लेके और विंध्याचल के भूभाग तक इन्होंने कर वसूल किया था। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों। फिर चलते हैं आगे। टोंक में बिसलपुर कस्बा इन्होंने बसाया था। टोंक में क्या इन्होंने बिसलपुर कस्बा बसवाया था। अजमेर में बिसलपुर झील। फिर देखिए दोस्तों, अजमेर में बिसलपुर झील का निर्माण भी इन्होंने कराया। फिर अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था। देखिए अभी संस्कृत विद्यालय का क्या रोल है दोस्तों, कि अजमेर में इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था। बाद में गौर करना, बाद में इसी को तुड़वा के, संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। जो आप अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा देखते हैं ना दोस्तों, तो 2.5 दिन का झोपड़ा इससे पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। ठीक है, तो कालांतर में बाद में क्या है, इसको तोड़ के 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया था। कुतुबुद्दीन ने डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब अर्ली चौहान डायनेस्टी में बिसल देव के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया है। लगा लेना स्टार। पूछा जाता है कि चौहानों का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, कि इन्होंने क्या है कि ये कुतुबुद्दीन दशरथ शर्मा जी की किताब है अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें क्या है आपको बिसल देव के शासनकाल को चौहाने का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिसल देव के दरबारी कवि देखिए दोस्तों, सोमदेव ने बिसल देव को विद्वानों में प्रथम कहा है दोस्तों। इनके ना इसके ये सोमदेव जी क्या है, बिसल देव के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये बोलते हैं दोस्तों कि जो बिसल देव जी है वो क्या विद्वानों में प्रथम थे दोस्तों। ठीक है, ये विद्वानों में प्रथम थे। काव्यों का आश्रयदाता इनको कहा है और कवि बांधव और कवि बंधु भी इनको कहा है। इतना आगे समझ में दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आई होप आप प्रॉपर नोट्स अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। फिर लिखते हैं, इसको पढ़ के देखिए। दिल्ली का तोमर राजाओं को इन्होंने हराया था। पढ़िए, इन्होंने दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लगवाए, बिसलपुर की स्थापना की, यहाँ पे एक तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया और जिसमें क्या है दोस्तों, इस पाठशाला में क्या है, हरिकेली नाटक, जो इनका खुद का जो नाटक है ना संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसकी नाटक की पंक्तियाँ संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई थी। ठीक है, कि इस नाटक की जो पंक्तियाँ वो आपको इसकी दीवारों पर लिखाई गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया था। ठीक है, आप देखिए दरबारी विद्वान सोमदेव विग्रहराज, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं इसके बारे में। उपाधियाँ कवि बंधु और बिसलदेव और कवि बांधव, सब इन्हीं की उपाधियाँ है। नरपति नलय जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, बिसलदेव रासो उनकी किताब है नरपति नलय की। ठीक है, और ये जो बिसलदेव रासो है ये गोडवाड़ी भाषा में दोस्तों, कौन सी भाषा में दोस्तों, गोडवाड़ी भाषा में। गोडवाड़ी मारवाड़ी की एक उपभाषा है। गोडवाड़ी क्या है, एक मारवाड़ी की उपभाषा है दोस्तों। कला संस्कृति जब पढ़ेंगे हम, उसमें जब भाषा और बोले वाला टॉपिक आएगा उसमें अपन अच्छे से देख लेंगे इनको। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि बिसलदेव रासो क्या है, गोडवाड़ी भाषा में, जो कि मारवाड़ी की एक उपभाषा है, जो पाली से लेकर आहोर मतलब जालोर तक बोली जाती है। पाली से आहोर जालोर तक आपको बोलने को दिख जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है क्लासेस के वो आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उनसे इस चैनल से जुड़िए दोस्तों। ठीक है, ताकि क्या है हम और भी अच्छा है ना, मेरे को और भी अच्छी चीज़ें ना वो आप लोगों को मैं बता सकूँ दोस्तों, और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकूँ दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े और इंस्टा वगैरह जो भी है इन सब से क्या आप जुड़े, ताकि आपको जो भी क्लासों से संबंधित जो नोटिफिकेशन है और जो भी राजस्थान की वैकेंसी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है और कोई ट्रिक्स वगैरह जो है इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और इंस्टा ID को फॉलो करें। ठीक है, ताकि क्या है आप टाइम टू टाइम अपडेट रहे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम को लेके और प्रत्येक चीज़ को लेके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और हाँ हमेशा की तरह नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए दोस्तों। ठीक है,
और कोविड-19 का जो समय चल रहा है, इसमें क्या है दोस्तों, अपने आप को जितना हो सके सुरक्षित रखिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।